जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। तो जो वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर है वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड एग्जाम क्या, देखो अगर आप 12th में तो आपको पूरा सिलेबस करना ही करना है। बोर्ड एग्जाम तो बाद की बात है, एग्जाम की तैयारी तो बाद में होती है, पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो आज हम वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर पूरा बेसिक से एक एक, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे और इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि एक एक चीज़ आपके जहन में घुस जाएगी। तो पढ़ते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर पढ़ेंगे सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जब नाम आता है कि वेक्टर अलजेब्रा, तो एक चीज़ आती है कि वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर क्या है। तो दो चीज़ें होती हैं, देखो एक होता है वेक्टर जिसको बोलते हैं क्या, सदिश, सदिश क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनको बोलते हैं सदिश क्वांटिटी। और वेक्टर एक होता है स्केलर, वेक्टर के साथ साथ क्या है, स्केलर, जो कि वेक्टर का अपोजिट होता है। तो वेक्टर का मतलब होता है सदिश और स्केलर का मतलब होता है अदिश। सदिश क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, और स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, दो चीज़ें आती हैं वेक्टर अलजेब्रा के अंदर। नहीं, वेक्टर का मतलब होता है, देखो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं हम सदिश राशि, सदिश राशि। और इधर होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं अदिश राशि, अदिश राशि। तो ये दो चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। वेक्टर, तो वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, पहले तो ये बात समझनी है हमें। तो वेक्टर कोई भी ऐसी राशि है, या वेक्टर क्या होता है अभी, वेक्टर का मतलब होता है सदिश, सदिश, सा मतलब सदिश, साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, दिशा, दिशा। तो इसमें क्या होगा, जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं। एक क्या, इसका रिजल्ट, रिजल्ट मतलब रिजल्टेंट बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, या मैग्नीट्यूड बोल दूं, मैग्नीट्यूड ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, डायरेक्शन मतलब दिशा। तो ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड हो, तो वो क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि, तो यहीं पे अदिश का मतलब जिसमें वही मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। मैग्नीट्यूड तो होगा इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसका हमें परिमाण मिलेगा, बाकी दिशा नहीं होगी। जैसे सदिश राशियों की बात करें तो सदिश राशि कौन कौन सी, भाई फिजिक्स में हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रखी हैं। जैसे लंबाई है, सॉरी लंबाई सदिश नहीं होगी, लंबाई क्या है, अदिश है। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, क्षेत्रफल है ना, टाइम है, तो ये सब क्या है, अदिश राशि है ये। और सदिश की बात करूं तो सदिश की अगर बात करी जाए तो क्या होता है भाई, सदिश होता है वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है फोर्स है, मतलब जिसमें क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वो उस तरह की राशि सदिश राशि। तो सीधे सिंपली भाषा में समझेंगे हम कि मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी या ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो वो कहलाती है सदिश राशि। और ऐसी राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा हमें मालूम नहीं होती, तो वो होती है अदिश राशि। तो हमने ये जाना कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। सबसे पहले ये जाना कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। अब एक बात आती है वेक्टर, वेक्टर क्या होता है,
सदिश वेक्टर क्या होता है ना। एक चीज आती है वेक्टर। तो देखो अगर मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ करी यहां पर 3D प्लेन में, अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करी, तो अभी अच्छा ये बताओ, इस लाइन में मैंने नाम दे दिया इसका पी क्यू। अभी इस लाइन में कोई दिशा है नहीं है, लेकिन इसका रिजल्टेंट तो होगा भी, परिमाण तो होगा, इसका जो भी परिमाण होगा वो परिमाण होगा, लेकिन इसमें दिशा है नहीं है। तो हम इसको दो दिशाएं दे सकते हैं भाई। अगर इसको बोला जाए मतलब डायरेक्शन लाइन, अगर डायरेक्शन लाइन तब बनेगी जब इसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूड हो, डायरेक्शन इंक्लूड हो, तो हम इसको दो दिशाएं दे सकते हैं। किस तरह से भाई, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन है तो यहाँ पर एक डायरेक्शन ये दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। और अगर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करूँ पी क्यू, तो मैं एक डायरेक्शन ये दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, दे सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से ये पी क्यू एक लाइन बन गई, यहां भी दिशा है यहां भी दिशा है, तो इसको बोलते हैं दिष्ट रेखाएं, डायरेक्शन लाइंस। तो इनको बोलते हैं डायरेक्शन लाइंस, मतलब जिसमें डायरेक्शन हो, डायरेक्शन लाइंस। हिंदी में बोलते हैं दिष्ट रेखाएं, दिष्ट रेखाएं। अब बात आती है डायरेक्शन की, मतलब हम डायरेक्शन को पढ़ेंगे कैसे। तो अगर इस लाइन को पढ़ेंगे तो ये होगा P से Q को दिष्ट रेखा, P से Q को, मतलब P से Q की तरफ डायरेक्टेड है ये Q से P की तरफ डायरेक्टेड है। तो यही क्या होता है, वेक्टर भाई, यही तो वेक्टर होगा। अगर इसका लिखेंगे तो हम लिखेंगे PQ वेक्टर, ये डायरेक्शन है। ऐसे यहां पर लिखेंगे तो लिखेंगे हम QP वेक्टर, इस तरह से। तो ये समझ आया कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, मतलब सदिश अदिश क्या होते हैं, और हमने पढ़ा डायरेक्शन लाइंस क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें आता है स्थिति सदिश। भाई वेक्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। इससे पहले एक चीज आती है, देखो किसी भी लाइन की जो डायरेक्शन है, अगर हम कोई भी लाइन जो हमारी पी क्यू थी, इसमें ये दिया है, तो अगर डायरेक्शन हो ना हो, फिलहाल मैंने मान लिया इधर डायरेक्शन है, तो ये लाइन पी क्यू होगी। तो क्या इसका रिजल्टेंट नेगेटिव हो सकता है कभी भाई? जैसा कि हमें पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट लिखेंगे, मतलब रिजल्टेंट पी क्यू, वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, नहीं होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से कम कभी नहीं होगा। तो बस इतनी सी मतलब इतनी सी बात बतानी थी। फिर आगे बढ़ते हैं हम पोजीशन वेक्टर की तरफ, स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश क्या होता है? तो जैसे कि अगर मैंने मान लिया ये मेरा कोई 3D फ्रेम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इस 3D फ्रेम में इसको ओ बोलते हैं, सेंटर, मूल बिंदु। यहाँ पर मैंने कोई भी पी पॉइंट ले लिया जिसके निर्देशांक जो दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं, वो एक्स वाई जेड है। पी कोई मैंने पॉइंट ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, और मैंने क्या किया, ओ पी को मिला दिया, ठीक है, यही तो होगा। और मैंने इसको मान लिया आर वेक्टर,
मतलब इसकी डायरेक्शन किधर है, ओ से पी की तरफ। आर इज डायरेक्टेड ओ टू पी, यही तो होगा। तो यहाँ से मैंने ये बनाया है, ये पॉइंट है पी। तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं भाई, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0,0। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0,0 होते हैं। ऐसे पी के कोऑर्डिनेट x, y, z है। तो अगर मैं इसका स्थिति सदिश देखूंगा, पोजीशन वेक्टर देखूंगा ओ से पी का, मतलब पी पॉइंट का स्थिति सदिश, ओपी का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो वो लिखा जाएगा ओपी से। क्या लिखा जाएगा, ओपी से। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वो लिखा जाएगा ओपी से। तो ये निकलता कैसे, तो ओपी जो मेरा निकलेगा वो ये निकलेगा, रूट के अंदर अगर हम यहां से निकालें, रूट के अंदर नहीं, ये तो वो निकलता है, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तब निकलेगा। तो यहां से निकलेगा ये दिस माइनस दिस आई, ये तो होता है। तो x माइनस 0i प्लस y माइनस 0j प्लस z माइनस 0k, ये बनेगा मेरा p का पोजीशन वेक्टर OP, जिसको OP से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पर k होता तो उसे OK से डिनोट करते, OL, OM, ये होते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से अगर OP मेरा निकलेगा तो OP क्या आ जाएगा, OP बराबर आ जाएगा XI प्लस YJ प्लस ZK। अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं, ये तो मेरा OP आ गया, कोई दिक्कत, स्थिति सदिश आ गया। अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं तो यही तो निकलेगा, इसका परिमाण वही यही तो होगी, जो डिस्टेंस निकलेगी वो है R। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं तो वो R बराबर मिलेगा OP का क्या रिजल्टेंट, वो होता है भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने पढ़ रखी है 11th में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ा है फार्मूला। वो होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, यही तो पढ़ा है। तो यहाँ से आ जाएगा r वेक्टर आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, किस में, रूट के अंदर। तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आया। अब हम देखो एक फ्रेम बनाते हैं जिसमें कोई 3 पॉइंट्स लेते हैं A, B एंड C। फ्रेम तो मेरा बना हुआ है, मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूं। आप लोगों को बताना है, ये मेरी बाई एक्सिस थी, ये पॉइंट है कोई A, यहाँ पर कोई पॉइंट है B और ये पॉइंट है कोई C, ठीक है। O से A की ओर डायरेक्टेड है, O से B और O से C डायरेक्टेड है ये। तो अगर मैं यहाँ से देखूं भाई A, B, C के पोजीशन वेक्टर अगर देखूं तो क्या मिलेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे। अभी हमने जैसे पढ़ा, यहाँ से लिखूंगा A पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यहाँ से लिख रहा हूं मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल, क्या होगा भाई, O मतलब O से A की तरफ डायरेक्टेड है तो होगा OA, नहीं होगा OA, ये होगा पोजीशन वेक्टर। हमें नहीं पता क्या होगा, मतलब अगर A के कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो हम निकाल लेंगे आराम से। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B वो होगा OB। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ
पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, वो होगा ओ सी, नहीं होगा? तो ये हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर, अच्छे से समझ में आया? आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर्स, तो आगे क्या आता है भाई? आगे पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। वेक्टर में पोजीशन वेक्टर के बाद आता है दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको बोलते हैं डीसीज, है ना, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइंस। तो आगे बढ़ते हैं भाई, पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, हिंदी में बोलते हैं दिक कोसाइन, ठीक है? तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं भाई? डायरेक्शन कोसाइंस से पहले आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? जैसे कि मैं यहां पर एक 3D फ्रेम बना रहा हूं, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। भाई एक्सिस देखो, ये जो 3D फ्रेम है किधर भी हो सकता है, एक्सिस आप कोई सी ले सकते हो, कोई दिक्कत है? अब देखो कोई ओपी वेक्टर है, कोई वेक्टर है ओपी, ये ओ पी कोई वेक्टर है आर, जिसके पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और ओ के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0,0। तो ये कोई ओपी वेक्टर है। तो यहाँ पर दिक कोसाइन से पहले 3 चीजें आती हैं, वो एक क्या होती है? दिक अनुपात, एक होता है दिक एंगल, मतलब दिक कोण। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन एंगल्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो क्या होते हैं। कोई भी वेक्टर है आर, वो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग अल्फा कोण बना रहा है, मैंने मान लिया अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के अलोंग गामा एंगल बना रहा है, तो कोई भी वेक्टर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो भी एंगल बनाते हैं उनको बोलते हैं दिक कोण, डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है? दिक कोण समझ में आया? डायरेक्शन एंगल समझ में आया? मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग किसी भी वेक्टर के द्वारा जो भी एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं दिक, डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है? फिर बात आती है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात। अब दिक अनुपात क्या होते हैं भाई? किसी भी वेक्टर के जो इस वेक्टर के, मतलब मान लो ओपी वेक्टर है कोई, ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर है, मान लिया ओपी वेक्टर क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये है। तो यहां पर हम अगर डायरेक्शन रेशियो देखेंगे तो जो इसके क्या है घटक, इसके कोफिशेंट, जो आई जे के कोफिशेंट है, आई जे के क्या है यहां पर? वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग क्या है? यूनिट वेक्टर आई जे के, आई जे के क्या है? आई एक्स एक्सिस के अलोंग, जे वाई एक्सिस के अलोंग, के जेड एक्सिस के अलोंग क्या है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होते हैं वो आगे हम अच्छे से समझेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं आगे अच्छे से समझेंगे। तो हमको समझ में आया, हमने पढ़ा डायरेक्शन एंगल्स, दिक कोण और डायरेक्शन रेशियो। तो जो इसके जो कोफिशेंट हैं ये क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो, आगे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज। दिक अनुपात, हिंदी में बोलते हैं दिक अनुपात, दिक अनुपात, समझ में आया?
डायरेक्शन एंगल्स पढ़े हमने, दिक कोण, और डायरेक्शन रेशियोज पढ़े, दिक अनुपात। तो दिक अनुपात और दिक कोण हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम दिक कोसाइन की ओर। तो फिगर मेरी सेम रहेगी। तो यहां पर मैंने ये फिगर बनाई है, इसमें ओपी कोई वेक्टर है, ओ से पी की ओर डायरेक्टेड ओपी वेक्टर, जिसका रिजल्टेंट मैंने आर माना है। तो अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकालूंगा, मतलब जो ओपी का क्या होगा पोजीशन वेक्टर, वो लिखूंगा मैं आर इज इक्वल ओ पी इज इक्वल क्या मिलेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। किस तरह से, जिस तरह से अभी हमने पोजीशन वेक्टर सीखा था, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन जे, x2 माइनस एक्स वन आई, y2 माइनस वाई वन जे, और z2 माइनस जेड वन के। तो उस तरह से ये मेरी वैल्यू निकली है। अब बात आती है, देखो अगर P से मैं x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इसी तरह से P से z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो देखो मैं अगर फिगर को साफ दिखाना है तो मैं ये जो एंगल है इनको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, फिगर आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये है। तो अगर मैं P से z एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो किस तरह से आएगा भाई। मैं क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर मतलब फिगर अपना शो करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, z एक्सिस को थोड़ा सा टिल्टेड कर रहा हूं इस तरह से, और z एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर था वो k था। तो मैं यहां से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, अब आप कहोगे भैया ये कैसे परपेंडिकुलर बन गया, मतलब ये 90 डिग्री एंगल कैसे बन गया, तो अभी बताते हैं। ऐसे ही मैं बाई एक्सिस पे यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस तरह से। तो जैसा कि मैं बताऊं, अभी आपको लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर कैसे बन गया, तो मैं समझाता हूं आपको ये परपेंडिकुलर कैसे बन गया। देखो जो ये फिगर है 3D, जो 3D फ्रेम है वो किस तरह से होता है वो हम यहाँ पर तो नहीं बना सकते 2D सरफेस पे। देखो वो इस तरह से होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से 3D फ्रेम होता है जो मैंने ये बनाया है, भी कैमरे में दिखना चाहिए तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। इस तरह से आपका ये 3D फ्रेम होता है। तीनों एक्सिस क्या होती हैं भाई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस तरह से ये 3D फ्रेम बना हुआ होगा। और जो OP वेक्टर है, जो OP वेक्टर है वो कहीं इस तरह से होगा आपका, इस तरह से, ये आपको दिख रहा है, इस तरह से आपका OP वेक्टर होगा, इस तरह से बनेगा। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहाँ से तो ये बनेगा, Z एक्सिस के अलॉन्ग एंगल जो बनेगा इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से X एक्सिस के अलॉन्ग, Y एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस पर तो इसी तरह से बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम सही से शो नहीं कर सकते। समझ में आया। तो यहाँ पर हम, ये 2D सरफेस है मेरी और 3D फिगर को यहाँ पर शो नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अब मैं एंगल को मार्क कर रहा हूँ भाई। एंगल जो भी बने थे इसका, इसके सापेक्ष जो एंगल था बीटा माना था मैंने, इसके सापेक्ष अल्फा, और इसके अलॉन्ग जो था वो गामा एंगल था। अब यहाँ से आपको एंगल दिख रहे होंगे। तो यहाँ से मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो मैं इसको M मान ले रहा हूँ, इसको N और इसको O। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूँ, कौन सा, OPM को, OPM ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालूँ तो ये यहाँ पर ये एंगल 90 है, यहाँ पर ये एंगल 90 है और यहाँ पर ये एंगल 90 है। मैं OPM ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो निकाल तो हम तीनों को सकते हैं और तीनों देखने पड़ेंगे हम। तो मैं अगर ट्रायंगल OPM बाहर निकालूँ तो वो इस तरह से बनेगा, नहीं बनेगा, ये 90 डिग्री होगा तो ये पॉइंट M होगा और ये एंगल अल्फा होगा, ये P है और ये O है। ट्रायंगल OPM आपको क्लियर हुआ। तो अगर मैं यहां से कॉज अल्फा की वैल्यू लगा दूं, और दूसरी चीज भाई एक बात बताओ,
एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस पे ये किस कोऑर्डिनेट है, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो ओ एम होगी वो कितनी होगी एक्स, तो जो ओ एम की लेंथ होगी वो होगी एक्स, कोई दिक्कत। और जो ओपी वेक्टर है वो है आर, नहीं है, ओपी वेक्टर आर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो तो आर होगा। अगर मैं यहाँ से इसका रिजल्टेंट निकालूं तो देखो मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ आर का, तो आर का जो रिजल्टेंट मिलेगा मुझे आर इज इक्वल ओ पी इज इक्वल वो मिल जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा, क्लियर है। तो आगे देखो भाई यहाँ से क्या आगे बढ़ते हैं, ओपी कोई दिक्कत नहीं, उसमें जब मैग्नीट्यूड लगाएंगे हम तो ये हट जाएगा, हट जाएगा। तो अगर हम डायरेक्शन लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड भी दिखाना पड़ेगा हमको। तो इस तरह से अब मैं इस ट्रायंगल में, तो यहाँ से लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ओ पी एम, इन ट्रायंगल ओ पी एम, भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़ा है तो यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं कॉज अल्फा, कॉज अल्फा। अब कॉज अल्फा बराबर क्या होता है भाई, कॉज अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस एक्स अपॉन आर, तो यहाँ मिल जाएगा एक्स अपॉन आर, नहीं मिलेगा, एक्स अपॉन आर। और इस कॉज अल्फा को हम बोलते हैं एल, अभी बताऊंगा एल क्या है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ सिमिलरली लिख रहा हूँ, मतलब हम यहाँ पर इस तरह के तीन ट्रायंगल बनेंगे, नहीं बनेंगे भाई, एक बनेगा ओ पी एन, एक बनेगा ओ पी ओ, सॉरी ये ओ मैंने डबल ले लिया है, इसको एल ले रहा हूँ, एल। तो इस तरह से तीन एंगल बनेंगे तो उन सभी में लगेगा, तो यहाँ पर मिलेगा सेम कॉज बीटा इज इक्वल वाई अपॉन आर, ये आर लिखा है, इसको बोलते हैं एम। ऐसे ही कॉज गामा इज इक्वल जेड अपॉन आर इज इक्वल एन। आर यहाँ पर अगर मैं वेक्टर लगाता तो मैग्नीट्यूड लगाता, लेकिन ये क्या है, डिस्टेंस है भाई, ओपी का क्या है रिजल्टेंट, तो आर होगा, समझ में आया। और एल एम एन क्या है, इनको बोलते हैं हम दिक कोसाइन, कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, दिक कोण डायरेक्शन एंगल्स, एक्स वाई जेड क्या है, ये है दिक अनुपात। सारी चीजें क्लियर हो गई। तो अगर मैं यहां से अगर निकालूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, कॉज अल्फा बराबर एक्स अपॉन आर है, मतलब एल इज इक्व टू एक्स अपॉन आर। तो अगर मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकालूं वो मुझे क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू निकालूं वो मिल जाएगी एल आर। इसी तरह से वाई की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आर एम या एम आर, क्या लिखूं मैं एम आर, सिक्वेंस से ही लिख दे रहा हूं, यहां से मिल जाएगी मुझे एम आर, और जेड की वैल्यू मिलेगी एन आर। तो एक्स वाई जेड ये मेरे क्या हो गए, एक्स वाई जेड ये मेरे क्या हो गए, मैंने यहां से निकाला एक्स की वैल्यू मिल गई एल आर, एक्स बराबर क्या मिलेगा एल आर, वाई बराबर क्या मिलेगा एम आर, और जेड बराबर एन आर। तो ये मेरे हो गए डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां से लिखूंगा एल आर एम आर एन आर इज डायरेक्शन रेशियोज, हो गया। तो ये डायरेक्शन रेशियो मिले मुझे। और कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा ये क्या होंगे, कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा ये मेरे हैं दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आया, डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया। तो मैं अभी इस फिगर को साफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और भी आप लोगों को सिखाना है। फिगर से फिगर क्लियर हो गई आपको, मैं फिगर साफ कर रहा हूं, कुछ आगे भी बताना है। अब देखो यहां से मिला x इज इक्व टू एल आर, वाई इज इक्व टू एम आर, जेड इज इक्व टू एन आर। एल आर एम आर एन आर क्या है डायरेक्शन रेशियोज, और ये कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा ये मिले मुझे क्या डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर अब देखूं, यहां पर होता है एल एम एन में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन
यहाँ से अगर मैं देखूँ रिलेशन, ये आता है रिलेशन बिटवीन L, M, N, ये क्या होते हैं? दिक कोसाइन। तो अगर इनमें रिलेशन देखूं तो यहाँ पर x इज टू LR मिला, y इज टू MR मिला, z इज टू NR मिला। तो अगर मैं इनको स्क्वायर करके जोड़ दूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर इनको मैंने स्क्वायर करके जोड़ दिया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? L स्क्वायर M स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस M स्क्वायर N R स्क्वायर प्लस N स्क्वायर R स्क्वायर, ये मिल जाएगा। मैं यहाँ से R स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, R स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर मिल जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अगर मैं भाई देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 डाल दूँ इसको, तो फ्रॉम 1 यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई? यहाँ पर अंडर रूट है, R स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नहीं मिलेगी? तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फ्रॉम 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्व टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर मिल जाएगा अंडर ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें जो रिलेशन मिलेगा L M N में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा? 1। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर आपके एग्जाम में आया कि भाई रिलेशन अगर आपको शो करना आ जाए, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको जितना मैंने यहाँ से डायरेक्शन कोजाइन से पूरा किया है, आपको ये पूरा डेरिवेशन शो करना पड़ेगा यहाँ तक। समझ में आया? इसलिए मैंने ये कराया। ये होता है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये रिलेशन है, क्या होता है? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका यूज क्वेश्चन में भी होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। यहाँ पर क्या किया हमने? वेक्टर का बेसिक करा, वेक्टर का बेसिक समझा, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। फिर हमने देखा पोजीशन वेक्टर पढ़ा, उसके बाद दिक कोसाइन पढ़े, दिक एंगल पढ़े, डायरेक्शन एंगल्स पढ़े, डायरेक्शन कोड पढ़े। तो ये सब हमने देखा। बाकी जो आगे की प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।